नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज बीएड प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के यूनिट 4 की आज पहली क्लास है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने जो मेन हेडिंग है वो लिखी हुई है कि विभिन्न समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार पाठचर्या, यानी कि आज हम अध्ययन करेंगे कि जो भी समाज में हमारे दृष्टिकोण हैं उनके अनुसार पाठचर्या किस प्रकार की होती है, इसी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो बिना देर के हुए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि जो लोग चैनल में पहली बार विजिट किए हैं आज वे बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने अन्य प्रशिक्षुओं में इसे शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी हमारे इस अध्ययन अध्यापन का लाभ मिल सके। ठीक है, देखिए सीधी सीधी बात है कि विभिन्न समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार पाठचर्या, यह इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम नियोजन संबंधी विचार क्या है, यानी कि कौन कौन से दृष्टिकोण है समाजशास्त्री जिनके अनुसार पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम का समावेश किया जाता है, पाठ्यक्रम किन तत्वों का समावेश करना है, यह किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। देखिए, सबसे अगर बात करें सबसे पहले तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और पर्यावरणीय, इन चारों के आधार पर पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है। यानी कि समाज को देख करके पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है, जैसा समाज होता है वैसा पाठ्यक्रम होता है। दूसरा, आर्थिक, जिस तरह की जिस देश की अर्थव्यवस्था होती है उस तरह का वहाँ पे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। आगे देखिए, राजनैतिक, राजनीतिक स्थिति भी प्रभावित करती है पाठ्यक्रम के निर्माण में। ठीक है, जैसे कि कहीं पे एक तंत्री शासन है, कहीं पे लोकतंत्री व्यवस्था है, तो उस तरह का वहाँ पे पाठ्यक्रम में समावेश किया जाएगा। ठीक है, आगे पर्यावरणीय, पर्यावरणीय मतलब पर्यावरण की शिक्षा। अब जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ उनके पाठ्यक्रम में जो भी वहाँ बर्फ की बातें होंगी, बर्फ में कैसे रहना है, क्या सावधानी है, कैसे घर है, क्या माहौल है, कौन सी वनस्पति उगती है, उसके हिसाब से वहाँ के पाठ्यक्रम में समावेश किया जाएगा तत्वों का। ठीक है, तो यही कहना है कि आर्थिक स्थिति, यानी कि जैसे कि भारत एक विकासशील देश है और कुछ देश विकसित हो चुके हैं, तो भारत जैसे विकासशील देश को विकसित करने के लिए कौन कौन से नीतियाँ अपनाई जाएं, इत्यादि चीज़ों का समावेश किया जाएगा पाठ्यक्रम में। ठीक है, तो ये सभी मिला जुला करके क्या करते हैं, हमारे पाठ्यक्रम के नियोजन में अपना योगदान देते हैं। इन सभी को देख करके ही पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सामाजिक पाठ्यक्रम नियोजन संबंधी विचार में सबसे पहला विचार है सामाजिक विचार। तो सामाजिक विचार के अंतर्गत भी कुछ चीजें होती हैं जिनको कि देख करके पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाता है। तो देखिए, जो सामाजिक विचार होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, लोग कहते हैं कि भी एक बच्चा ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि सर आप बताए थे कि डायग्राम बनाकर लिखना है कॉपी में, लेकिन डायग्राम से तो आप सर कभी कुछ बताए नहीं अभी तक। तो इसीलिए मैंने बना दिया है कि अगर बाई द वे अगर आ गया प्रश्न तो आप कैसे डायग्राम बनाएंगे। सर ने कहा कॉपी भरने के लिए, तो कॉपी कैसे भरेंगे। अगर आप ऐसे अगर लिख देते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो आधा पेज है वो तो ऐसे ही भर जाएगा। ठीक है, तो यह कॉपी भरने का भी एक तरीका होता है। आप ऐसे अगर डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर को अच्छे समझ में भी आएगा और आपकी कॉपी भरेगी तथा चीज़ें साफ साफ स्पष्ट समझ में आ जाएंगी कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये है। ठीक है, विचार जो है चार हैं। ठीक, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जब भी आप लिखिएगा प्रश्न पत्र का उत्तर तो अपने प्रश्नों के उत्तर में स्पष्टता जरूर रखिएगा, तथ्यों को जरूर शामिल करिएगा और व्यापकता को जरूर रखिएगा। जो हमने 3C का कॉन्सेप्ट बताया था, क्लियरिटी और कॉन्सेप्ट तथा कॉम्प्रीहेंसिवनेस, यानी कि स्पष्टता, तथ्यात्मकता और व्यापकता, इन तीनों चीज का समावेश जरूर करिएगा। तो चलिए हम बात करेंगे सामाजिक विचार के अंतर्गत भौतिकतावादी और पाठचर्या, यानी कि भौतिकतावादी और पाठचर्या क्या क्या संबंध है, भौतिकतावादी समाज में कैसी पाठचर्या होती है। तो देखिए, भौतिकतावादी समाज में पाठचर्या कैसी होती है, लेक्चर का ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि बड़ी स्तर की क्लास है। अगर लिखवाने लगेंगे हेडिंग बाई हेडिंग तो क्लास लंबी हो जाएगी।
ठीक है, इसलिए समझिए और इनको अपने भाषा में नोट करते रहिए। देखिए बात करेंगे भौतिकतावादी समाज एवं पाठचर्या, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिकतावादी। तो भौतिकतावादी समाज में जो पाठचर्या हमारी होती है, ये पाठचर्या, ठीक है, यह कैसी होती है समझिए कि भौतिकतावादी समाज का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक भौतिक संपन्नता को प्राप्त करना। भौतिक संपन्नता का मतलब यह है कि सुख सुविधाओं को प्राप्त करना, ठीक है। यहाँ पर नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कहाँ पर? भौतिकतावादी समाज में नैतिकता पे और जो आध्यात्मिक शिक्षा है इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि सुखमय जीवन जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करने पर जोर दिया जाता है कि हमें सुख सुविधा मिलनी चाहिए, पेड़ रहें या न रहें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है कौन? भौतिकतावादी समाज। जैसे कि कर्ज लेकर घी पीजिए, ठीक है, कर्ज लेकर घी पीजिए और उसके बाद आप मर जाएंगे, क्या होना है क्या नहीं होना उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि चार्वाक दर्शन से कुछ कुछ प्रभावित होता है कि सुख लीजिए जब तक जिंदा है, उसके बाद चले जाएंगे तो कौन देख रहा है कि ऊपर क्या होता है। यही है भौतिकतावादी समाज। तो यहाँ पर सुख सुविधाओं पर जोर दिया जाता है, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का यहाँ महत्व नहीं होता है। और इस तरह के समाज की जो पाठचर्या होती है उसमें विज्ञान विषय पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है? विज्ञान विषय पर जोर दिया जाता है। और आज का सच कहिए तो हमारा जो समाज है यह भौतिकतावादी समाज है, क्योंकि आज भी देख रहे हैं कितना प्राकृतिक चीजों का दोहन हो रहा है और मनुष्य अपने सुख सुविधाओं का ख्याल कर रहा है। बैठक होती है कि कैसे हम पर्यावरण को हरा भरा करें, और तो वहाँ पे होता है कि एसी के उपयोग को हम कम करें, इससे भी पर्यावरण को नुकसान है। लेकिन वो जो बैठक आयोजित की जाती है, जो कॉन्फ्रेंस होती है, वह भी एसी लगे हुए रूम में ही होती है, जहाँ 8 9 10 एसी चलती रहती हैं, ठीक है। तो बात तो करेंगे लेकिन वो काम नहीं अमल करेंगे खुद से ही। तो यही कहना है कि पाठचर्या में विज्ञान विषयों पर जोर दिया जाता है। साहित्य, दर्शन, समाजीव विज्ञान को कम महत्व प्रदान किया जाता है आपके भौतिकतावादी समाज के पाठ्यक्रम में, ठीक है। और दूसरी हम बात करेंगे आदर्शवादी की। देखिए अगर आदर्शवादियों की बात की जाए, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं आदर्शवादी, तो आदर्शवादी जो होते हैं इनमें नैतिकता, आध्यात्मिक मूल्य, उत्तम आचरण व चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता है। इसलिए पाठचर्या में साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र जैसे सामाजिक विषयों का आदर्शवादी समाज की पाठचर्या में समावेश किया जाता है, ठीक है। तो यही अंतर है भौतिकतावादी और आदर्शवादी समाज की पाठचर्या में कि वहां पर नैतिक शिक्षा कोई ध्यान नहीं देता है, यहाँ पर नैतिकता, आध्यात्मिक मूल्य, उत्तम आचरण व चारित्रिक विकास पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए पाठचर्या में किन किन चीजों का समावेश किया जाता है? साहित्य का, दर्शन का, धर्मशास्त्र का, नीति शास्त्र का और सामाजिक विषयों का समावेश किया जाता है आदर्शवादी समाज की पाठचर्या में, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे प्रयोगवादी। देखिए प्रयोगवादी क्या है? प्रयोगवादी मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रयोग करने से संबंधित है। देखिए जो प्रयोगवादी समाज होता है यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। यह ये नहीं सोचता है प्रयोगवादी समाज कि व्यक्ति को परतंत्र बना के रखा जाए, नहीं। यह सर थोड़ा सा ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब क्या है आगे कि जो आपका प्रयोगवादी समाज है स्वतंत्रता को महत्व प्रदान करता है व्यक्ति को, और उसके बाद यह सामाजिक संगठनों को ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन करता है जिससे कि वे नए मूल्यों को, सत्यों को खोज सके, ठीक है। यही कहना है कि जो प्रयोगवादी समाज है यह क्या करता है? यह व्यक्ति के स्वतंत्रता को महत्व देता है, यह सामाजिक संगठनों को एकदम स्वतंत्रता प्रदान कर देता है कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप नए खोज करिए, नए प्रयोग करिए, जिससे कि क्या हो सके? व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो सके और वह एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करने में सक्षम हो सके। तो यही का नाम है कि यह सामाजिक संगठनों को स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन करता है जिससे कि वे नए मूल्यों को, सत्यों का निर्माण कर सके, ठीक है। तथा इसलिए ऐसे समाज में जो विभिन्न संगठन होते हैं अपनी उपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जैसे समाज में उपयोगिता होगी, जैसा समाज में क्या होगा? आवश्यकता होगी, उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को पाठचर्या में डाल करके एक पाठचर्या का निर्माण करते हैं जिससे कि नए विचार, नए खोज पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
समझ रहे हैं? कहने का पूरा मतलब यही है कि जो आपका प्रयोगवादी समाज है, प्रयोगवादी समाज नए नए प्रयोग करके क्या करता है, पाठ्यक्रम में नई नई चीजों का समावेश करने पर जोर देता है। यह व्यक्ति को स्वतंत्र मानता है तथा सामाजिक संगठनों को एकदम पूरा छूट देता है कि आप नए प्रयोगों, नए तथ्यों को अपने पाठ्यक्रम में रख सकते हैं अपने अनुसार। अब आगे बात करेंगे हम एक तंत्री या राजशाही समाज में पाठचर्या कैसी होती है। देखिए, एक तंत्री या राजशाही, राजशाही का मतलब कि जो राजा होता है वह एक ही होता है, और एक तंत्री मतलब कि एक ही तंत्र है, यानी कि जो संपूर्ण तंत्र होता है वह एक में ही, एक व्यक्ति में ही केंद्रित होता है। जैसे कि राजा मतलब जितनी भी राज्य की उसकी सीमा है, वह उसके में जितनी भी शक्तियां हैं सब किसमें समाहित है, यानी कि सारी जो शक्तियां हैं वह आपकी राजा में समाहित हैं। ठीक है, उसी तरह कहा जा रहा है कि एक तंत्र या राजशाही समाज में कैसी पाठचर्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें सभी जो शक्तियां होती हैं, मैंने पहले बताया अभी कि एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती हैं, और ऐसे जो समाज होते हैं इनमें दो वर्ग होते हैं, एक शासक समाज, ठीक है, यानी कि एक शासन करने वाला वर्ग, और दूसरा शासित वर्ग, यानी जिसपे शासन किया जा रहा है, यानी एक राजा और एक प्रजा, शासक वर्ग और शासित वर्ग। तो जब दो वर्ग हो गए तो दोनों के लिए जो इसमें ऐसे जो समाज हैं, एक तंत्री या राजशाही समाज, इन दोनों में पाठचर्या भी क्या होगी, अलग होगी। इन दोनों की पाठचर्या अलग होती है। जो उच्च वर्ग होता है, समझिए, इसमें जो शासक और एक शासित, इसमें जो शासक वर्ग है इसके लिए जो पाठचर्या होती है वह उच्च होती है, यानी कि इनके लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। बल्कि जो शासित वर्ग होता है, यानी कि जन सामान्य वर्ग, साधारण वर्ग, इनके लिए सिर्फ आज्ञा पालन, अनुशासन, प्रियता, ऐसे ऐसे तथ्यों का समावेश इनके पाठ्यक्रम में किया जाता है, यानी कि इनको साधारण शिक्षा प्रदान की जाती है और शासक वर्ग को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आगे देखिए, बात करेंगे हम साम्यवादी। साम्यवादी समाज में कैसे आपकी शिक्षा होती है। देखिए, साम्यवादी जो होता है इसमें शिक्षा पर राज्य का या समाज का पूर्ण नियंत्रण होता है। किसमें? साम्यवादी समाज में। यानी साम्यवादी समाज में पाठचर्या कैसी होती है, तो साम्यवादी समाज में सबसे पहले ये समझिए होता क्या है कि साम्यवादी समाज में शिक्षा पर राज्य का या समाज का पूरा नियंत्रण होता है। योग्यता के अनुसार सभी को पर्याप्त शिक्षा साम्यवादी समाज में प्रदान की जाती है। शिक्षा में श्रम के महत्व को रखा जाता है, ठीक है, तथा राज्य या समाज जो है वह श्रम के महत्व को समझता है, इसीलिए वो क्या करता है, पाठचर्या में श्रम के महत्व को शामिल करता है। पाठचर्या में श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है, और जो स्कूल होते हैं, जो विद्यालय होते हैं साम्यवादी समाज में, उनमें स्कूलों को स्थानीय कारखानों से व सहकारी समितियों से भी जोड़ा जाता है, जिससे कि श्रम का उपयोग किया जा सके। ठीक है, आगे देखिए, फासिस्टवाद। फासिस्टवाद क्या होता है? फासिस्टवाद का मतलब यह है कि जो राज्य है वह स्वयं को प्रभुत्व संपन्न मानता है, यानी कि फासिस्ट वाले समाज में जो पाठचर्या होती है वह ऐसी होती है कि राज्य को संप्रभु मानती है, न कि व्यक्ति को संप्रभु मानती है। और यहाँ पर जो पाठचर्या का निर्माण किया जाता है वह राज्य की सेवा करने के लिए, व्यक्ति को समर्पित कर देने के लिए ऐसी पाठचर्या का निर्माण किया जाता है कि जैसे कि वह अपने राज्य की सुरक्षा के लिए स्वयं का दांव लगा दे, ठीक है, स्वयं को समर्पित पूरा कर दे, ऐसी पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। यानी कि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत पाठचर्या यहाँ पे होती है फासिस्ट वाले में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि आर्थिक सामाजिक हमने देख लिया कि सामाजिक विचार कैसे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक, यानी कि जो आर्थिक रूप है यह कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। चलिए,
जैसा कि सभी देख सकते हैं, आर्थिक विचार, आर्थिक विचार हमने लिख दिया है, नोट्स बना लीजिएगा, उसमें भी नोट कर लीजिएगा इसे। तो ये आर्थिक विचार क्या है? पाठ्यक्रम राष्ट्रीय आर्थिक विकास को शिक्षा के द्वारा प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम ऐसा हो जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास को शिक्षा के द्वारा प्रोत्साहित करे, यानी और उसमें उत्तर वृद्धि करने वाला होना चाहिए। इसलिए शिक्षा में व्यवसायिक पाठ्यक्रम को स्थान मिलना चाहिए। इसीलिए शिक्षा में किसको स्थान मिलना चाहिए? व्यवसायिक पाठ्यक्रम को स्थान मिलना चाहिए। ये कहने का अर्थ यह है कि पाठ्य क्रियाओं के आधार पर ही छात्र यह समझ सकता है कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है। ठीक है, यह कैसे समझ सकता है राष्ट्रीय विकास? पाठ्य क्रियाओं के आधार पर ही छात्र समझ सकता है। और इसकी आर्थिक गतिविधि, जो राष्ट्र की आर्थिक गतिविधि है, इसे किस प्रकार प्रभावी बनाना है, यह छात्र प्रभावी पाठ्यक्रम के द्वारा ही समझ सकता है। इसीलिए पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय आर्थिक विकास को बढ़ाने वाली गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, और इनके लिए कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज ये है कि पाठ्यक्रम में किन किन चीजों को शामिल करने से आपके राष्ट्रीय आर्थिक विकास में कुछ योगदान हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है 8+ के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगात्मक विधि द्वारा छोटे छोटे स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाए। जो कक्षा 8 से ऊपर की क्लास है, उनमें छोटे छोटे प्रयोगात्मक विधि के आधार पर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा का क्या किया जाए? प्रबंध किया जाए। उन्हें थोड़ी थोड़ी व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान प्रदान किया जाए। आगे देखिए, दूसरी है तकनीकी संस्थानों से जुड़े विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा पर बल प्रदान करना चाहिए। जो भी संस्थान तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनमें क्या करना चाहिए कि तकनीकी शिक्षा पर बल देना चाहिए और उसको अधिक प्रभावी ढंग से बालकों को प्रदान करना चाहिए, जिससे कि वे अच्छे ढंग से उनमें दक्षता प्राप्त करके व्यवसायिक कार्य में संलग्न हो सके और इससे बेरोजगारी भी दूर हो सके। अगला है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, यानी हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक विचार कैसे पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, तीसरी बात है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उद्योगों से संबंधित कमर्शियल कोर्स को शामिल करना चाहिए। अगर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हम कमर्शियल कोर्स को एक अलग से एडिशनल कोर्स बना के शामिल कर दें, तो छात्र जो हैं वो शुरुआत से ही उद्योग धंधे कल कारखानों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि वे बाद में जाकर के उन्हें एकाएक जब प्रदान किया जाएगा जानकारी, जैसे क्या होता है कि जब बालक कक्षा 8, 9, 10 तक कुछ व्यावसायिक ज्ञान नहीं रखते हैं, औद्योगिक ज्ञान नहीं रखते हैं, और जब वह जाते हैं तो उन्हें बताया जाए कि ये चीज़ ऐसी है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो सोचते हैं ऐसा भी होता है क्या, और ये मुझे तो पता नहीं था, गजब की चीज़ है ये। ठीक है, तो यही है कि उन्हें अगर शुरुआती स्तर से ज्ञान प्रदान किया जाए तो वे आगे जा कर के एक अच्छे कुशल श्रमिक या दक्ष कारीगर बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्यवसायिक शिक्षा में व्यक्ति व समुदाय की मांग और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम नियमित करना चाहिए। ये कह रहा है कि व्यवसायिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है वह कैसा बनाना चाहिए? एकदम समय के अनुसार बनाना चाहिए। यानी जैसा समय है, जैसी आवश्यकता है, जैसी मांग है, उसके अनुसार ही व्यवसायिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को सम्मिलित करना चाहिए। जैसे इस समय क्या मांग है? इस समय किसी को अध्यापक नहीं चाहिए। इस समय मांग है समय की कि हर गांव में 5-6 डॉक्टर होने चाहिए। ठीक है, इस समय डॉक्टरों की मांग है। तो जो व्यवसाय शिक्षा है उससे पाठ्यक्रम में चिकित्सा का पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि समय की मांग यही है, इस समय डॉक्टर की मांग है। पहले शिक्षकों की कमी थी, बहुत सारे कॉलेज नहीं थे टीचर ट्रेनिंग के लिए, तो अध्यापकों की कमी थी। तो क्या किया गया? पहले सरकारी विद्यालय खोले गए, उससे काम नहीं चला। फिर जो प्राइवेट विद्यालय हैं, प्राइवेट महाविद्यालय हैं, उनको मान्यता दे दी गई। और आप देख सकते हैं हर गांव में कम से कम 20-50 बीएड या डीएलएड किए हुए आपको मिल जाएंगे। तो शिक्षकों की कमी दूर हो गई है। उसी तरह डॉक्टरों की कमी अगर दूर करनी है तो व्यावसायिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम होगा वह चिकित्सा का निर्माण करना होगा। इसी तरह से आर्थिक
जो विचार है यह क्या करता है, आपके पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। आर्थिक विचारों को देख करके ही, यानी देश की आर्थिक व्यवस्था को देख करके ही पाठ्यक्रम को समायोजित किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि आपका आर्थिक विचार हो गया। अब हम बात करेंगे राजनीतिक विचार, ठीक है, कैसे प्रभावित करता है। तो हम इसे इरेज करने जा रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, जहां नहीं समझ आए वहां हमसे आप पूछ लीजिए, कोई समस्या हो व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, हम जरूर आपको बताएंगे। और जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं वह आपके 25% जो कटा हुआ सिलेबस है उसके अनुसार ही आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता न करिए, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस के अनुसार ही है। और अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि आपके 2 पेपर होंगे, 2 पेपर नहीं होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, आपके चारों पेपर होंगे। वह जो वीडियो वायरल किया गया था वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए था, न कि विद्यापीठ के छात्रों के लिए था। तो सिर्फ 2 पेपर होंगे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, विद्यापीठ के चारों पेपर होंगे। और हमने अपने कम्युनिटी बॉक्स में एक पोस्ट भी किया है परीक्षा संबंधित, आप उसे भी देख करके अपने प्रश्न पत्र की समयावधि और कितने शब्दों में उत्तर को लिखना है उसे भी देख सकते हैं। अभी बता देता हूँ, लघु उत्तरी 150 शब्दों में और दीर्घ उत्तरी को 350 शब्दों में कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचार व पाठचर्या, यानी कि राजनीतिक विचार से पाठचर्या कैसे प्रभावित होती है। देखिए, इसकी बात करेंगे राजनीतिक विचार। तो देखिए, राजनीतिक विचार का मतलब यह है कि राजनीति, जो भारतीय समाज है, जो भारत हमारा देश है, यहाँ पे कई मत के राजनीतिक दल हैं और कई विचारधाराएं हैं। ठीक है, यानी कि भारतीय समाज में राजनीतिक रूप से विभिन्नता होती है। ठीक है, विभिन्नता पाई जाती है और विभिन्नता है भी, जैसे कि साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, वामपंथी। ठीक है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। ठीक है, और इन्हीं सभी विचारधाराओं का मिला जुला रूप देखने को हमें मिलता है। ठीक है, भारतीय राजनीति में। तो जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर सभी को एक समान शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिक्षा एक मौलिक अधिकार भी है। तो लोकतंत्र के अंतर्गत सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों में भी समय समय पर लोकतंत्रीय अवधारणाएं जो परिवर्तित होती रहती हैं, जो लोकतंत्र में बदलाव होते रहते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे कि जो पाठ्य चर्या का निर्माण किया जाता है उनमें राजनीतिक विचार उसे कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जब पाठचर्या का निर्माण किया जाता है तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान दिया जाना चाहिए राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार। देखिए, सबसे पहली बात कि जो पाठचर्या का निर्माण किया जाता है उसके पाठ्य पुस्तकों में कोई ऐसे तथ्य, ऐसे बिंदु या ऐसी कोई बातें न वर्णित किया जाए जो कि किसी धर्म विशेष के प्रति टिप्पणी करती हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात करेंगे हम कि जो प्रत्येक छात्र की रुचि, योग्यता और बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र है, सबको शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना है हमें। तो सभी बालकों की बौद्धिक क्षमता, रुचि, योग्यता, आवश्यकता के अनुसार ऐसी पाठचर्या का निर्माण किया जाए जिससे कि वे स्वयं से अपना विकास कर सकें। आगे देखिए, लोकतंत्री विचार के अनुसार जो पाठचर्या होती है वह विस्तारवादी नीति पर आधारित हो। विस्तारवादी नीति का मतलब यह है कि जो पाठचर्या हो उसे सिर्फ किताबी ज्ञान न प्रदान किया जाए, कि बालक सिर्फ किताबी ज्ञान से, कुछ लोग होते हैं देखेंगे आराम से दिन भर किताब में डूबे रहेंगे, किसी से मतलब नहीं रहेगा, कोई गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, कोई से मतलब ही नहीं है, बस डूबे हुए हैं। तो ऐसे लोग किताबी कीड़ा कहा जाता है। तो यही कह रहा है लोकतंत्री विचार कि जो पाठचर्या का निर्माण किया जाए वह सिर्फ एकाकी न होकर के बल्कि विस्तारवादी नीति पर आधारित हो, यानी कि उसमें खेल कूद,
पुस्तकालय, वाचनालय, उसके बाद प्रयोगशाला इत्यादि चीज़ों का समावेश भी उसमें किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, लोकतंत्री विचार यह भी कहता है कि पाठचर्या के निर्माण के समय जो पाठचर्या निर्माण किया जाए तो यह सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु ने कहा है। इसीलिए जो पाठचर्या का निर्माण किया जाए तो किससे जुड़ा हो, सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बालक को बड़े होकर के समाज में ही रहना है, तो सामाजिक जो भी अनुभव हैं उन्हें वह अगर प्राप्त करेगा तभी एक सफल नागरिक हो सकेगा। लोकतंत्र का सच्चा नागरिक अगर बनना है तो उसे कुछ सामाजिक ज्ञान अपने पाठचर्या में अध्ययन करना होगा, और यह कैसे हो सकेगा, जब पाठचर्या में सामाजिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा तब। ठीक है, और आपका राजनीतिक विचार या लोकतंत्री विचार जिसे हम कह रहे हैं, यह राजनीतिक विचार यह भी कहता है कि पाठचर्या लचीली हो और सरल हो, जिससे कि सभी बालकों तक यह आराम से पहुंच सके और समय समय पर इनमें बदलाव किया जा सके। ठीक है, तो यह बात हो गई किसकी, यह बात हुई राजनीतिक विचार व पाठचर्या की। अब हम अंतिम बात करेंगे आखिरी कि पर्यावरणीय विचार, ये हमारा तीसरा था, और हम चौथा बात करेंगे कि पर्यावरणीय विचार। देखिए, पर्यावरणीय विचार का मतलब समझ रहे होंगे आप, पर्यावरणीय विचार। पर्यावरणीय विचार, देखिए पर्यावरणीय विचार व पाठचर्या, ये लिख देता हूं, पर्यावरणीय विचार व पाठचर्या। पर्यावरणीय विचार व पाठचर्या का मतलब यह है कि मनुष्य किस में रहता है, समाज में रहता है, तो यह तो अब मैंने यहाँ पे भी बता दिया। लेकिन समाज किस में है, समाज चारों से किससे घिरा हुआ है, पर्यावरण से घिरा हुआ है। पर्यावरण का मतलब ये होता है कि परिधन आवरण, परि मतलब कि चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, यानी जो चारों ओर से ढका हुआ है वही क्या है, पर्यावरण हमारा है। तो सभी को पर्यावरण के अंतर्गत ही रहना है, पर्यावरण के अंदर रहना है। और पर्यावरण आपके पाठचर्या को इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि पाठचर्या में पर्यावरण की शिक्षा का भी समावेश होता है। पाठचर्या में पर्यावरण की शिक्षा का समावेश करने से बालक जागरूक होता है और उसे यह पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किससे हमारे पर्यावरण को हानि होती है, किससे पर्यावरण को नुकसान होता है। और जब पर्यावरण को नुकसान होगा तो हम पर्यावरण से चारों से घिरे हुए हैं तो हमें भी नुकसान होगा। इसलिए पर्यावरण भी पाठचर्या को प्रभावित करता है, और जब पाठचर्या का निर्माण किया जाता है तो पर्यावरणीय विचार को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब एक और बात आती है, जैसा कि मैंने 4 मुख्य बताया था, और अगर गौड़ विचारों की बात करें तो एक 5वां विचार भी आता है, संस्थागत विचार। एक 5वां विचार है संस्थागत विचार। संस्थागत विचार व पाठचर्या। संस्थागत विचार व पाठचर्या का अर्थ यह है कि जो भी पाठचर्या का निर्माण किया जाए वह विद्यालय, संस्थाओं तथा संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के आधार पर ध्यान में रख करके निर्माण किया जाए। यानी शिक्षकों की क्या रुचि है, शिक्षक किस शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब चीजों का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए पाठचर्या के निर्माण करते वक्त। तो यही था कि विभिन्न समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार पाठचर्या जो थी, हमने 5 दृष्टिकोण के अनुसार पाठचर्या पढ़ा। 5 दृष्टिकोण में हमने पहला पढ़ा सामाजिक दृष्टिकोण, दूसरा हमने पढ़ा आर्थिक दृष्टिकोण, तीसरा हमने पढ़ा राजनीतिक दृष्टिकोण, चौथा हमने पढ़ा पर्यावरणीय दृष्टिकोण, और 5वां हमने पढ़ा संस्थागत दृष्टिकोण। इन सब के अनुसार पाठचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए यह हमने पढ़ा। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार हमने कई सारे उप जो समूह हैं उनका भी अध्ययन किया कि उनके अनुसार कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आज की यह क्लास समाप्त होती है, और एक यूनिट आपकी जो चल रही है यूनिट 4 में ही अब आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, जिसको कि हम 1 या 2 दिन में समाप्त कर देंगे, और उसके बाद आपका जो ये ज्ञान और पाठ्यक्रम की क्लास है यह पूरी समाप्त हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि हम यथा समय पे सही समय पे समाप्त करेंगे। बीच में सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, इसी के वजह से आपकी ये क्लास थोड़ी डिले हो गई, नहीं तो यह पहले ही समाप्त हो गई होती। फिर भी कोई बात नहीं, हम आपकी क्लास कल या परसों तक पूरी समाप्त कर देंगे और आपका सिलेबस पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।